Hello, learners. Welcome to For the Learner. This is our day 18 of 21 days spoken English challenge. Yes, we have reached day 18. And today I'm going to discuss about auxiliary verb और helping verb. अभी ये auxiliary verb होते क्या हैं? Auxiliary verb जो होते हैं ना, इनको हम helping verb भी कहते हैं, ठीक है? तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो एक ऐसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को ना हेल्प करते हैं, जो मेन एक्शन रहता है सेंटेंस का उसको हेल्प करने के लिए साथ में अगर कोई वर्ब आता है वही होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म्स क्या क्या फॉर्म्स में आ सकते हैं? ये बी फॉर्म में आ सकते हैं, डू फॉर्म में आ सकते हैं और हैव फॉर्म में आ सकते हैं। सो अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। जो वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है वही होता है एक ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ पे क्या है? दो वर्ब है। वर्किंग, ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पर मैं अभी टेंस के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ जो कि वर्ब क्या है। हम लोगों ने पहले भी कर लिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना, कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ING, राइट। सो अ फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू, सी हियर टू वर्ब्स आर वर्किंग। यहाँ पे दो वर्ब है। कौन है? पहला मेन वर्ब क्या है? वर्क, ठीक है। ये वर्क जो है ना, यही है मेन वर्ब, मतलब मेन एक्शन है वहाँ पे, यहाँ पे वर्क। और वर्क को सपोर्ट कर रहा है इज भी तो एक वर्ब है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बी वर्ब का ही फॉर्म है ना, एम इज आर वाज वेयर, ये सब बी वर्ब का फॉर्म है, राइट। सो इज बी वर्ब है और वर्क इज द मेन वर्ब है। तो यहाँ पे इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज हो गया क्या? ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हाँ, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और ये हो गया क्या? मेन वर्ब, हाँ। वर्क इज मेन वर्ब एंड इज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, वॉट एवर यू कैन से। ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में आप देखिए, ये मिल गया हमें बी फॉर्म में। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हमें मिला है ना, इन विच फॉर्म? बी फॉर्म में मिला है। बी, डू, हैव, ये तीन होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्प करते हैं ना मेन वर्ब को। ये तीन फॉर्म में आ सकते हैं। पहला बी, दूसरा डू एंड तीसरा हैव। तो हमने देख लिया कि बी फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि डू फॉर्म में कैसे आते हैं। डू फॉर्म में क्या होता है? देखिए, मैक्सिमम डू फॉर्म में ना निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। डू फॉर्म में आई डोंट नो द पर्सन, आई डोंट नो द पर्सन। यहाँ पे डोंट मतलब डू नॉट। डू नॉट क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, हाँ। और ये क्या है? नो क्या है? जानना। ये हो गया सेंटेंस का मेन वर्ब, मेन एक्शन। ये हो गया, नो हो गया मेन एक्शन और डोंट हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने देख लिया कि डू फॉर्म में कैसे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। नाउ यू सी द हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में कैसे आते हैं? हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किए कि नहीं? जस्ट आप याद कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम जो सेंटेंस बनाते थे, कैसे बनाते थे वो सारे सेंटेंस? वहाँ पे एक हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, ऐसा कुछ रहता था, याद है आपको? तो अब देखिए यहाँ पे जो है ना, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क, ये कौन से टेंस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज़ किया है हमने। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं? हैव का हेल्प लेते हैं। हेल्प मतलब स्ट्रक्चर में हैव रहता है और पास्ट परफेक्ट में कौन रहता है? हैड रहता है। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव रहता है कि नहीं? तो ये जो हैव है ना, ये हैव है एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जो भी बोलिए आप। तो ये हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट।
और कंप्लीट ये हो गया मेन एक्शन। क्या क्या है? कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है? टास्क कंप्लीट किया है। तो ये सेंटेंस का मेन एक्शन क्या है? मेन वर्ब हो गया। नाउ सी वी डू हैव। मैं अब आप लोगों को अलग अलग करके बता रही हूँ। ओके, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू। बी, फर्स्ट वन इज बी वर्ब। बी मैं बता रही हूँ बार बार आपको, डोंट गेट कंफ्यूज। वी डू हैव ये तीनों वर्ब है कि नहीं? ये तीनों ना मेन वर्ब के रूप में भी एक सेंटेंस में आ सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखा है फर्स्ट सेंटेंस में, देखिए आप कि बी वर्ब जो है ना, ये बी इज जो आया है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। यहाँ पे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है कि नहीं? अ फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड। अभी मैं आपको बताती हूँ बी एज ए मेन वर्ब, ठीक है। आई एम ए टीचर, आपको पता है ये कि बी का ही रूप है। एम, इज, आर ये सारे बी का ही रूप है ना, वाज, वेयर। तो आई एम ए टीचर, अच्छा छोड़िए, आई एम भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। हाँ, ये जो ही इज़ अ टीचर मैं बोली, यहाँ पे कौन कौन सा वर्ब है? एक ही वर्ब है एंड दिस इज ओनली इज। ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। यहाँ पे एक ही वर्ब है और वर्ब क्या है? यहाँ पे इज है। तो यहाँ पे इज मतलब वी वर्ब कैसे रूप में आ रहा है? ऑक्सिलरी के रूप में या मेन वर्ब के रूप में? हियर इट इज कमिंग एज अ मेन वर्ब। इस सेंटेंस में ये इज वर्ड मेन वर्ब के रूप में आया है। ही इज अ टीचर, यहाँ पे दूसरा और कोई एक्शन नहीं है। बट यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इज भी है और साथ में वर्क भी है। तो वर्क एक्शन वर्ड है ना? वर्क, वर्क, वर्क है ना? तो वर्क एक्शन वर्ड है, मीन्स ये एक वर्ब है। तो यहाँ पे दो दो वर्ब हो गए ना, तो वर्ब को सपोर्ट करने के लिए इज आया है। हाँ, तो इज हो गया इस सेंटेंस में, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी एक एक्शन वर्ड है। तो जो दूसरा एक्शन वर्ड है वो हो जाएगा मेन वर्ब, और इज, एम जो भी आएगा, आर जो भी आएगा, ये हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? नाउ सी बी वर्ब में आपको समझा रही हूँ कि बी वर्ब के रूप में कैसे 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 सिचुएशन में वो आता रहता है, मतलब आता है। सी बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज्ड इन, बी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मैं मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। मेन वर्ब के रूप में हमने बता दिया कि ही इज़ ए टीचर, यहाँ पे मेन वर्ब था वो, और ही इज़ ए टीचर इज ए, यहाँ पे इज था मेन वर्ब, और द फार्मर इज वर्किंग इन द फील्ड, यहाँ पे इज था हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी बोलिए। सो अभी हम बताएंगे कि बी, ये जो बी वर्ब है ना, ये बी वर्ब ऑक्सिलरी रूप में कहाँ आता है? ऑक्सिलरी के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। इस ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, हमें चार चार टेंस हमने देखा है, हर एक का चार चार रूप है। हाँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का चार, प्रेजेंट का चार, पास्ट का चार, फ्यूचर का चार, चार चार रूप था। इंडेफिनिट या सिंपल, फिर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो भी नाम से आप बोलेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार थे ना। तो अच्छा, तो कंटिन्यूअस टेंस में ना किसी भी मतलब पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस में ये बी का यूज होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग हेयर, आई एम वर्किंग हेयर, यहाँ पे वर्क हो गया आपका मेन वर्ब और एम हो गया क्या? बी वर्ब। तो ये कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब का यूज होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? नंबर 2 कहाँ यूज होगा? टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है, आई एम वर्किंग हेयर, इसको हमने क्वेश्चन बनाया, देखिए हमने कैसे बनाया। अगर क्वेश्चन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ऑक्सिलरी वर्ब को पहले डालना पड़ेगा। एम आई वर्किंग हेयर,
एम आई वर्किंग हेयर, क्या मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं, और ये कंटिन्यूअस में ही रहता है ये सेंटेंस। देखिए ये कंटिन्यूअस में ही रहेगा ये सेंटेंस, और कंटिन्यूअस में रहेगा जो सेंटेंस, वहाँ पे जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे ना तभी ये बी वर्ब का यूज़ होगा, राइट। थर्ड है जो पैसिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट। अभी देखिए नरेशन, वॉइस, ये सब एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं चाहती कि ये आपको मतलब एडवांस लेवल का कुछ बोल के क्योंकि ये 21 डेज़ का चैलेंज है। अगर हम सारे ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना तो आपके लिए ये टफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि हम बाद में मेरे चैनल पे मैं एक के बाद एक लाऊंगी, सारे टॉपिक में लाऊंगी, पर ये 21 डेज़ के चैलेंज में दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। सो पैसिव सेंटेंस में हम बातों को घुमा के बोलते हैं। आई डू इट, ये सीधे से बोल दिया। आई डू इट, ये दिस इज एक्टिव सेंटेंस, जहाँ पे हमने सीधे से बोल दिया कि कौन कर रहा है ये काम। आई डू इट, मैं करती हूँ ये मेरे द्वारा किया जाता है। इट इज डन बाय मी, ये हो गया आपका पैसिव, जहाँ पे हम बात को घुमा रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, हाँ क्या आप ये खाएंगे, हाँ मैं ये खाना ये लेना पसंद करूँगी। हाँ, तो जब हम घुमा के थोड़ा बोलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाते, इसके लिए रूल्स है। मैं आपको बाद में 21 डेज़ के चैलेंज के बाद वीडियो डालूंगी, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे मैं वॉइस का सब कुछ मैं वहाँ पे दे दूंगी, नरेशन सब कुछ दूंगी। अभी सब सिर्फ आप ये जान लीजिए कि पैसिव सेंटेंस में भी बी का यूज़ होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। जहाँ पे बी का यूज़ होता है कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब के तहत। देखिए इट इज़ डन बाय हिम, ये इसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे डन, डू, डिड, डन, डू का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। और इज जो आया है, डन हो गया आपका मेन वर्ब, यहाँ पे डन हो गया अपना मेन वर्ब, राइट। ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ओके। एंड ये हो गया हमारा मेन वर्ब। दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये डन हो गया मेन वर्ब। डन मतलब डू वर्ब के थर्ड फॉर्म में ये है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि डू वर्ब को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब कैसे हम यूज़ करते हैं। See, do as an auxiliary verb. Do as an auxiliary verb. First, we can use do in negative sentence. Used in negative sentence, do को हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट नो हिम, डू नॉट मतलब डोंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डू वर्ब का यूज़ किया है, वो भी एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। यू डू नॉट नो हिम, तो ये नो हो गया हमारा मेन वर्ब, और नो हो गया मेन वर्ब, और ये जो डू नॉट निगेटिव फॉर्म में है, डू के साथ में नॉट जुड़ा गया है तो ये निगेटिव हो गया, पर ये डू वर्ब है ना, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी देखिए और क्या यूज़ कर सकते हैं, डू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑक्सिलरी के फॉर्म में। वी कैन यूज़ डू वर्ब इन क्वेश्चन। हमें जब क्वेश्चन करना है ना तब हम डू का यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, यहाँ पे नो क्या है, नो है मेन वर्ब और डू है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। सो टू आस्क अ क्वेश्चन वी कैन यूज डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए ये भले ही नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो डू लिया गया है ना, ये डू नॉट जोड़ के इसको
नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। तो इसको भी यहाँ पे भी हम इसको अगर एक क्वेश्चन बनाएंगे ना, देखिए हम कैसे डू का यूज़ करते हैं। यू डू नॉट नो हिम, मतलब यू डोंट नो हिम। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि आप उनको नहीं जानते, अगर हम क्वेश्चन क्या आप उनको नहीं जानते, तो हम कैसे करेंगे, डोंट यू नो हिम, बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। पर ये डू नॉट जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये आ जाएगा फर्स्ट। डोंट यू नो हिम हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या आप नहीं जानते उनको। ओके, so these are the two uses of do as an auxiliary verb. Now you see the third one which is have verb. हाँ, और एक बात मैं बता देती हूँ आपको, ये do जो है इसका पास्ट फॉर्म क्या है, did। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो ये did बन जाएगा। You didn't know him, you didn't know him, आप उनको नहीं जानते थे। Didn't you know him हो जाएगा। इसका अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो जाएगा didn't you know him। मतलब ये अगर पास्ट फॉर्म में जाएगा तो ये डीड बन जाएगा। डू का ही पास्ट फॉर्म में वर्ब टू है डीड। हमने ये देखा है, हमें ये पता है। 100 वर्ब्स में मैंने ये भी दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट वर्ब जितने भी है डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन के लिए मैंने सब दिया हुआ है। वहाँ पे डू वर्ब का आप देख लेना कि डू, डीड, डन। सो डीड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू। नाउ सी हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में। कौन से परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट हो सकता है, पास्ट का परफेक्ट हो सकता है, या फ्यूचर का भी परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में हम यूज़ कर सकते हैं हैव को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। सी द एग्जाम्पल इज दे हैव रीच्ड इन टाइम। दे हैव रीच्ड इन टाइम मतलब ये रीच है हमारा मेन वर्ब और हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो हैव बन जाता हैड। मतलब हैव वर्ब का, हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब अगर पास्ट सेंटेंस में जाता तो ये हैड बन जाता, क्योंकि हैव का पास्ट फॉर्म हैड है ना। तो जस्ट सी हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस। दे हैड रीच्ड इन टाइम, दे हैड रीच्ड इन टाइम, वो टाइम में पहुंच गए थे, तो ये हैव बन जाएगा हैड। पर ये हैव ऑक्सिलरी फॉर्म में ही आ रहा है। ये पास्ट का सेंटेंस है इसीलिए इसका पास्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। अगर ये प्रेजेंट का है तो ये इसका प्रेजेंट फॉर्म यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है डू और डीड, हैव का ही सेम, हैव का भी सेम, हैव हैड। और ये यूज़ हो सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में जा सकता है ये हैव, मतलब आपका ऑक्सिलरी के फॉर्म में। अगर ये पास्ट का होगा तो ये हैड बन जाएगा, है कि नहीं। अगर फ्यूचर का होगा तो विल हैव बन जाएगा, राइट। So, for example, we have been living here since 2021. We have been living here since 2021. तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। हाँ, अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हैड लगाएंगे यहाँ पे। We had been living here since 2021 और whatever। तो पास्ट का हो जाएगा आपका हैड, और फ्यूचर जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा विल हैव, है ना। तो ये सारे ही हैव के ऑक्सिलरी फॉर्म में, मतलब ये हैव वर्ब यहाँ पे ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ हो रहा है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मेन वर्ब के रूप में आप यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हैव को। आई हैव माई लंच, मतलब मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया या ले लिया, व्हाटएवर। आई हैव माई लंच, यहाँ पे और कोई भी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ओनली वन वर्ब इज हियर एंड दिस इज हैव। तो यहाँ पे अगर एक ही वर्ब है तो हैव हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, आई डू दिस टास्क, यहाँ पे आप बताइए ये डू क्या होगा, ये डू हो जाएगा यहाँ पे मेन वर्ब। आई डू दिस टास्क, मैं ये काम करती हूँ, ये टास्क मैं करती हूँ। तो वो यहाँ पे जो डू वर्ड है ना, ये डू हो गया आपका मेन वर्ब, क्योंकि डू के साथ में कोई आसपास में हेल्पिंग तो है नहीं, दूसरा कोई वर्ब है नहीं, तो डू हो गया हमारा मेन वर्ब। तो वैसे ही डू, हैव और बी सारे के सारे
मेन वर्ब के रूप में भी जा सकते हैं कोई सेंटेंस में, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो सकते हैं. सो दिस इज द concept, and with this I am just closing up for today, and tomorrow I will come with some new lesson. Thank you so much. Thanks for your patience. Be with me. Thank you.